हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, एक नए लेक्चर में। हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे कि वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, वेक्टर का एडिशन। मैंने पिछले सारे लेक्चर्स में वेक्टर के जो ग्राफिकल और वेक्टर एडिशन की जो ग्राफिकल और आपके एनालिटिकल मेथड थे, उनको मैंने पिछले दोनों लेक्चर में कवर करवा दिया है। लेक्चर 3 का मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने 2 पार्ट में उसको करवाया है। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कैसे होगा। वेक्टर का एडिशन तो हमने पढ़ लिया, अब वेक्टर के सब्सट्रैक्शन को करेंगे और यूनिट वेक्टर को एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा कि जो वेक्टर होता है उसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है। कार्टेशियन फॉर्म का टर्म मतलब कि एक्स वाई जेड के टर्म में, मतलब आपको एक्स आई कैप, वाई जे कैप, के जेड के कैप, इस तरीके से आप कई वेक्टर को देखते होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग आई जे के कैप को कैसे उसमें ऐड करते हैं, कैसे हम लोग एडिशन करते हैं, कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और इन सभी चीजों को आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। और बाकी इस समय मौसम बहुत आपका बदल रहा है, तो आप अपने स्वास्थ्य पे जरूर ध्यान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहिए, जिससे आपको डिहाइड्रेशन ना हो। ठीक है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, तभी आप जो भी टॉपिक आपको समझाए, जब आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो आप कैसे हर चीजों को पढ़ पाएंगे या पढ़ने लिखने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है। तो अपने स्वास्थ्य पे जरूर ध्यान दीजिए और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे वेक्टर सब्सट्रैक्शन। ठीक है। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेक्टर सब्सट्रैक्शन देखिए आपका कैसे होगा। वेक्टर सब्सट्रैक्शन वेक्टर सब्सट्रैक्शन देखिए कैसे होगा। वेक्टर सब्सट्रैक्शन, जैसे मैंने आपको एडिशन आपको बताया था कि हम लोग एडिशन को ट्रायंगुलर लॉ, आपका ट्रायंगुलर लॉ हो गया और आपका पैरेललोग्राम लॉ हो गया, इन दोनों से कर सकते हैं। देखिए वेक्टर सब्सट्रैक्शन में हमको चाहिए क्या, देखिए आर, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट किसके बराबर होना चाहिए, ए माइनस बी के, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर होना चाहिए। ठीक है। हमको क्या चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि किसी वेक्टर का अगर हम लोग ए माइनस, हमको जो रिजल्टेंट चाहिए, हमको जो परिमाण चाहिए, वो हमको ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए हमने वेक्टर सब्सट्रैक्शन करने के लिए हमने जो एडिशन वाला मेथड है वही अप्लाई कर दिया। कैसे अप्लाई कर दिया, देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो आपका एडिशन था, आर वेक्टर हम लोग क्या लिखते थे, आर वेक्टर बराबर हम लोग ए प्लस बी होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हम a माइनस बी को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो क्या हम इसको प्लस लिख के इसको b को माइनस लिख सकते हैं। ठीक है। क्या ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये बिल्कुल a माइनस बी को, क्योंकि माइनस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होके माइनस ही आता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसका जो आपका, इसको जब आप माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस में, तो a माइनस बी के रूप में ही आ जाएगा। ठीक है। तो मतलब हमको a वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को अगर हम लोग जोड़ दें तो वही हमारा वेक्टर सब्सट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। देखिए अब a माइनस बी वेक्टर को हम लोग कैसे ऐड करें कि हमारा कैसे ये रिप्रेजेंट हो गया। पहले ये जो माइनस बी वेक्टर है ये क्या है, ये निगेटिव ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वेक्टर के ऋणात्मक भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेक्टर का निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है कि अगर किसी वेक्टर
कोई वेक्टर ए है, अगर इसके विपरीत निगेटिव ऑफ वेक्टर को दिखाना है, निगेटिव ऑफ वेक्टर ए को दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ठीक अपोजिट में इसका मैग्नीट्यूड हम लोग सेम रखेंगे, बस इसका डायरेक्शन ठीक अपोजिट कर देंगे, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें अपोजिट ऑफ वेक्टर में मैंने आपको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था कि निगेटिव कैसे वहां पे a माइनस बी लगेगा। ठीक है, तो वो लेक्चर अगर आपने ध्यान से देखा होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर वाले लेक्चर को, तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो मतलब हमको अगर किसी वेक्टर का निगेटिव माइनस बी वेक्टर दिखाना है, तो उसका हम लोग डायरेक्शन ठीक अपोजिट कर देंगे, तो हमारा फिर वही जो नॉर्मल हम लोग एडिशन के लिए लगाते थे, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, इन दोनों से हम लोग एडिशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आइए अब देखिए कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसको मैं बना ही दे रहा हूं। ठीक है, आपका मैग्नीट्यूड इसमें बिल्कुल सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण बिल्कुल सेम रहेगा, और ये वेक्टर है आपका, बस इसका डायरेक्शन हम लोग क्या कर देंगे, ठीक अपोजिट कर देंगे। अब देखिए क्या करना है हमको, अब देखिए हमको क्या करना है, आर वेक्टर ए प्लस माइनस बी करना है। मान लीजिए हमने एक वेक्टर ए इस तरीके से ले लिया और एक वेक्टर बी इस तरीके से ले लिया। ठीक, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी वेक्टर है, तो हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, हमको क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए। तो a माइनस बी चाहिए, तो हम लोग पहले या तो हम लोग ट्रायंगुलर लॉ से भी कर सकते हैं, या तो पैरेललोग्राम लॉ से कर सकते हैं, तो दोनों का डेफिनेशन आपको जरूर याद रहना चाहिए। तो ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है कि अगर हम लोग दो वेक्टर हमको दिए गए हों और उनको अगर सेम ऑर्डर में या हम लोग एक ऑर्डर में अरेंज करें, तो थर्ड साइड जो ट्रायंगल का होगा वही आपके उसके रिजल्टेंट को, जो आपका अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाएगा, उसको रिजल्टेंट को शो अप करेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पे अगर हमको a माइनस बी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग a वेक्टर को जैसा है उसी तरीके से बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, b वेक्टर को ट्रायंगुलर लॉ से हमको कर रहे हैं, हम लोग इसका एडिशन हम लोग किससे कर रहे हैं, ट्रायंगुलर लॉ से कर रहे हैं, तो b वेक्टर को उसी तरीके से बना देंगे। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर निकालना है। तो हम लोग इस b वेक्टर का अगर माइनस बी वेक्टर निकालें, तो क्या हो जाएगा, ये b वेक्टर है, इसका माइनस निकालेंगे तो यहां से ये ठीक अपोजिट हो जाएगा, और ये इसका डायरेक्शन ये माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आपको। ये क्या होगा यहाँ पे, ये मान लीजिए ये a वेक्टर नहीं है, ये इसका वैल्यू दिया गया है। ठीक है, ये आपका ए बी इसका वैल्यू दिया गया है, ये वेक्टर को नहीं, इसका लेंथ को ए बी हमने मान लिया है, ये हमारे वेक्टर दिए गए हैं, और इसका जो लेंथ है वो आपका इस तरीके से ए और बी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं ट्रायंगुलर लॉ से, हम लोग इसको किस तरीके से कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ से। ठीक है, ट्रायंगल लॉ से कर रहे हैं, तो थर्ड साइड अगर हम लोग अपोजिट ऑर्डर में अगर हम लोग ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे हमको क्या निकालना था, हमको a माइनस बी निकालना है ना, तो आप क्या करिए, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस बी वेक्टर हमको दिखाना है, तो इससे हम लोग ठीक अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही माइनस बी वेक्टर हम लोग माइनस बी को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, माइनस बी को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है, और हमारे पास दो वेक्टर है, तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो ऑर्डर किस तरीके से हो गया, ये आपका एक वेक्टर इस तरीके से गया, एक वेक्टर इस तरीके से, तो तीसरा वेक्टर इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन हमको ठीक अपोजिट ऑर्डर में लेना है, तो हमारा कुछ इस तरीके से ये ही आपका रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका ए वेक्टर को मैं इधर बना देता हूं, आपका ए वेक्टर यहां पे है, और ये
पूरा एंगल जो दो वेक्टरों के बीच एंगल जो बनता है वो हम लोग थीटा मानते थे। तो ये पूरा एंगल आपका कितना है 180 डिग्री है। तो ये एंगल ए और बी के बीच में कितना हो गया 180 माइनस थीटा हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल अगर हमको बताना है तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमको चेंजेस क्या करना है कि हमको बस आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो आपका बी वेक्टर दिया रहे या कोई भी वेक्टर दिया रहे तो आपको उसका डायरेक्शन ठीक अपोजिट कर देना है। और जो नॉर्मल मेथड एडिशन करने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है उसको अप्लाई करके हम लोग इसका सॉल्यूशन इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ए बी वेक्टर हो गया माइनस बी वेक्टर। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे इसका रिजल्टेंट देखिए हम लोग निकालेंगे। रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आर स्क्वायर बराबर क्या होता था आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता था। हमने रिजल्टेंट पिछले क्लास में एनालिटिकल मेथड में एडिशन के इस फॉर्मूले को मैंने प्रूव करवाया है। तो पिछला लेक्चर जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देख के आइए, तभी आपको वेक्टर के सब्सट्रैक्शन आपके समझ में आएंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट हम लोग कुछ इस तरीके से निकालते थे। लेकिन अब आप देखेंगे ये जो एंगल है पहले जो थीटा था ए बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता था वो थीटा बनता था। लेकिन यहाँ पे जो एंगल आपका बन रहा है ये 180 माइनस थीटा बन रहा है, 180 माइनस थीटा के रूप में बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो रिजल्टेंट है अगर हम लोग इस स्क्वायर को इधर की तरफ लेके चले जाएं तो ये पूरी वैल्यू आपके अंडर रूट में चली जाएगी। तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो निकल के क्या आएगा देखिए आर वेक्टर बराबर जो रिजल्टेंट हमारा आएगा वो क्या आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा। अब आपको कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू आपको पता रहनी चाहिए कि अगर कॉस 180 माइनस थीटा है तो हम लोग इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। उसी तरीके से साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दे रहा हूं अगर साइन 180 माइनस थीटा है तो आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें चेंजेस करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट देखिए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये फार्मूला आपका कैसे निकल के आया है। आई होप कि ये चीज आपको एकदम बिल्कुल आपको याद हो गई होगी। ठीक है, आप कॉपी पेन जरूर निकाल के बैठिएगा जिससे जो टॉपिक मैं बताते चल रहा हूं उसको आप एक बार अपने कॉपी पे जरूर लिखिए और समझिए कि कैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, पहले क्या करना है वेक्टर सब्सट्रैक्शन एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं। देखिए दो वेक्टर अगर पहले मैंने ग्राफिकल मेथड बताया, ग्राफिकल मेथड में अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर दिए गए हैं तो हम लोग क्या कर देंगे इसको एडिशन के रूप में सॉल्व करेंगे और जो बी वेक्टर दिया गया है उसको माइनस बी वेक्टर बना के उसको डायरेक्शन के ठीक अपोजिट करके हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। हम लोग यहां से एक ट्रायंगल बना लेंगे तो जो एंगल आपका ए और बी वेक्टर के बीच में थीटा बन रहा था पहले वो एंगल आपका 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो आप ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने माइनस बी का स्क्वायर किया है
ठीक है, तो ये माइनस बी का स्क्वायर नहीं है, ये आपका बी आपका क्या दिया गया है, बी आपका मैग्नीट्यूड दिया गया है। ठीक है, तो आपका माइनस किसके वजह से हो रहा है, इस एंगल के वजह से यहां पे माइनस आ रहा है। ठीक है, किसकी वजह से यहां पे माइनस आ रहा है, क्योंकि रिजल्टेंट लास्ट फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे माइनस जो आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ पे जो माइनस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, तो आप डायरेक्टली बताएंगे कि ये माइनस आपका ये cos 180 डिग्री माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में आ रहा है। क्योंकि अगर हम लोग दो वेक्टर को ठीक अपोजिट करते हैं तो जो एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है। तो अगर मान लीजिए कोई वेक्टर इस तरीके से है तो जो ये वाला एंगल बनेगा ये 180 डिग्री माइनस थीटा बनेगा। समझ में आया कि नहीं, ये कैसे 180 डिग्री माइनस थीटा हो रहा है ये मैंने आपको 2 बार बता दिया। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट का फार्मूला बना, जो रिजल्टेंट का फार्मूला हमारा निकल के आया वो क्या निकल के आया, आर वेक्टर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड दोनों सब्सट्रैक्शन, इसीलिए मैंने एडिशन वाले में इतना मेहनत आपको करवाया है, इतना लेंदी लेक्चर ले गया हूं, क्योंकि जो सब्सट्रैक्शन हो, मैं जान रहा था कि जब मैं सब्सट्रैक्शन बताने आऊंगा तो वहां पे मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वहां पे सीधे मैं आपको ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड दोनों एक साथ आपको बता सकता हूं। ठीक है, तो आप दोनों लेक्चर जो आपका जो पार्ट 1 था वेक्टर एडिशन का और वेक्टर एडिशन का जो पार्ट 2 था, दोनों लेक्चर का जरूर ध्यान से देखिए और अपने से उससे क्वेश्चन बुक में से कोई भी बुक ले लीजिए आपका एनईपी से रिलेटेड बीएससी की, उससे एडिशन से क्वेश्चन लगाना शुरू करिए तो वो टॉपिक आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा आपका, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा से आपका अगर सब्सट्रैक्शन है तो उसका रिजल्टेंट हम लोग इस वाले फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। वही अगर आप मान लीजिए, ये मैंने आपको किससे बताया, ट्रायंगल लॉ से बताया, अगर मैं इसी चीज को किस लॉ से बताऊं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ से बताऊं, पैरेललोग्राम लॉ से, समांतर चतुर्भुज के नियम से अगर मैं वेक्टर के सब्सट्रैक्शन को बताऊं तो देखिए क्या होगा। अगर मान लीजिए एक वेक्टर आपका इस तरीके से दिया गया है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर आपका बी है इस तरीके से। ठीक है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो ग्राफिकल मेथड है, पहले ग्राफिकल मेथड से बता रहा हूं। तो ए वेक्टर को उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे और बी वेक्टर को उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, बी वेक्टर को उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये आपका मैग्नीट्यूड को शो करता है, तो यहाँ पे वेक्टर मत लगाइए, यहाँ पे ए है ये बी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी वेक्टर का क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, किस तरीके से, इसको 180 डिग्री हम लोग क्या कर देंगे, ये एंगल जो बन रहा है ये 180 डिग्री का बन रहा है और ये एंगल आपका थीटा है, तो ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, हमारा जो इसका एक इस तरीके से हम लोग समांतर लाइन लेंगे, इसके समांतर एक लाइन लेंगे, तो ये समांतर चतुर्भुज आपका बन गया। और जो इसका रिजल्टेंट होगा, क्योंकि जो पैरेललोग्राम लॉ होता है उसमें हम लोग टेल टू टेल मैचिंग करते हैं। बार बार मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो आपका ट्रायंगल लॉ होता है उसमें क्या होता है कि आपका एक ऑर्डर में लिया जाता है। ठीक है, और जो आपका पैरेललोग्राम लॉ होता है उसमें टेल टू टेल मैचिंग होती है और उसका रिजल्टेंट उसके डायगोनल से दिखाया जाता है, उसके विकर्ण से दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपका समांतर चतुर्भुज बन गया, ये आपका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का इसका भी फार्मूला वही सेम आएगा। आप किसी भी तरीके से अगर वेक्टर एडिशन
दोनों टाइप आपको ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पता है, आप किसी भी मेथड से करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या मैं पहले लिख देता हूं प्लस 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो ये अंडर रूट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos 180 डिग्री माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है, cos 180 डिग्री माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस cos थीटा होती है। ठीक है, अब हमको क्या पता चल गया, हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालेंगे। तो डायरेक्शन के लिए मैंने फार्मूला बताया था, पिछले क्लास में प्रूव करवाया है, tan अल्फा बराबर क्या था आपका b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, आप जाके फार्मूला मैच कर लीजिए। ठीक है, तो यही मैंने डायरेक्शन के लिए आपको फॉर्मूला बताया था कि जो डायरेक्शन होता है, जो अल्फा जो डायरेक्शन होता है किसके रेस्पेक्ट में लिया जाता है, ए के रेस्पेक्ट में लिया जाता है या बी के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्शन ए और बी के बीच में हमने क्या किया, डायरेक्शन ए के रेस्पेक्ट में अल्फा एंगल हमने क्या किया, मान लिया, क्योंकि ये पूरा एंगल आपका कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा है और ये एंगल आपका कितना है, अल्फा है। तो यहाँ पे जो अल्फा का जो फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे थीटा के जगह हमारा क्या लगेगा, थीटा के जगह क्या लगेगा 180 डिग्री माइनस थीटा लगेगा और कॉस के भी जगह 180 डिग्री माइनस थीटा लगेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका चेंज होके आ जाएगा, क्या आ जाएगा, tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, b sin 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा होती है, तो उसी तरीके से b sin थीटा अपॉन a प्लस cos 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस cos थीटा होती है, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, a माइनस b cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बस आपका यहाँ पे माइनस लगेगा और जहां पे भी आपका cos 180 डिग्री माइनस थीटा आ रहा है वहां पे बस आपको माइनस cos थीटा अप्लाई कर देना है। तो आपका वेक्टर एडिशन से जो भी फॉर्मूला आपको बताया गया है वही फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। सब्सट्रैक्शन को मैंने पैरेललोग्राम लॉ से और ट्रायंगल लॉ दोनों से ऐड करके बता दिया कैसे, और रिजल्टेंट जो हमको मिलता है वो रिजल्टेंट क्या मिलता है, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, a माइनस बी वैक्टर के रूप में निकालते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, a माइनस बी वैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर सब्सट्रैक्शन को करते हैं। ठीक है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, अगर आपको वेक्टर एडिशन आपको अच्छे से आ गया तो आप वेक्टर सब्सट्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ बेसिक्स की तरफ चलेंगे। आई होप कि वेक्टर सब्सट्रैक्शन आपको अच्छे से रिमाइंड हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग एक बेसिक टॉपिक उठाते हैं। बेसिक टॉपिक क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर का जो अगर किसी प्लेन में आपका एक्स वाई प्लेन में है कोई वेक्टर है तो उसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जब आगे जाएंगे, जब मैं पोजीशन वेक्टर बताऊंगा, जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताऊंगा तो वहां पे ये सारी चीजें यूज होंगी। तो इसलिए मैंने पहले ही ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो कंपोनेंट होगा किसी वेक्टर का वो क्या होगा। देखिए कंपोनेंट निकालने के लिए, और कंपोनेंट हम लोग कैसे क्यों जरूरत पड़ी, देखिए अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई वेक्टर है, मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी वेक्टर को क्या कर रहे हैं
खींच रहे हैं, या कोई बॉक्स ही हो गया, हम लोग कोई बॉक्स को लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, भी आपका या फोर्स हम लोग ले लेते हैं, ये मान लीजिए आपका ये आपका फोर्स है, यहाँ पे ये फोर्स है, कोई भी फोर्स है, हमने किसी बॉक्स के एक्स वाई एक्सिस को हमने मान लीजिए कि एफ फोर्स से हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, अपनी डायरेक्शन में खींच रहे हैं, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, इसका कंपोनेंट कैसे निकलेगा, हम लोग क्या करेंगे कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, इसकी अगर आपको मान लीजिए कि इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, या इसको यफ, आप इसको रहने दीजिए, इसकी पूरी की वैल्यू कितनी है, यफ है, ठीक है, इसकी पूरी वैल्यू कितनी है, यफ है, ठीक है। रिजल्टेंट हमारा क्या है, या सॉरी रिजल्टेंट इसको नहीं बोलेंगे हम लोग, जिस फोर्स से उसको खींच रहे हैं वो हमारा क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है, ठीक है। अब देखिए मैग्नीट्यूड हमको पता चल गया, तो हमको क्या चाहिए कि यहाँ के यहाँ तक का कंपोनेंट, और इसका मान लीजिए कि ये जो एंगल बना रहा है थीटा बना रहा है, तो अगर आप इसका कंपोनेंट आपसे पूछ दे कि इस वेक्टर का जो एफ वेक्टर है इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, तो आप डायरेक्टली कैसे बताएंगे, ये चीज मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। देखिए कैसे इसको बता सकते हैं। मान लीजिए इन ट्रायंगल हम लोग किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ए सी बी में, ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी और सी में, इसी ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू पहले निकालते हैं, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर इस ट्रायंगल में कॉस थीटा की, कौन से ट्रायंगल में, एक बार मैं बना दे रहा हूं आपको, ये आपका ट्रायंगल जो बना है इसमें जो आपका इसमें जो है आपका, अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे, कॉस थीटा क्या होता है आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कॉस थीटा इतना होता है, तो कॉस थीटा बेस आपका कितना है, बेस ये आपका क्या होता है, जो एंगल के सामने वाला जो आपका भाग होता है त्रिभुज का, वो क्या कहलाता है, वो आपका परपेंडिकुलर कहलाता है। तो बेस आपका क्या हो गया, बेस ए बी है, जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, बाकी हाइपोटेनियस कितना दिया है, एफ दिया गया है, और कॉस थीटा इसी तरीके से हम लोग लिख देंगे। तो अगर हम लोग ए बी की वैल्यू हम यहां से देखें तो क्या आ गया, एफ कॉस थीटा आ गया, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या आ गई, एफ कॉस थीटा आ गया, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, एफ कॉस थीटा, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या आ गई, एफ कॉस थीटा आ गई। उसी तरीके से इसी ट्रायंगल में अगर हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालें, तो साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, बी सी है, और हाइपोटेनियस कितना है, एफ है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, आपका बीसी जो हो जाएगा एफ साइन थीटा हो जाएगा। बीसी आपका क्या हो गया, एफ साइन थीटा, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, एफ साइन थीटा आ गई। ये क्लियर हुआ कि नहीं, हमने कैसे, हमने मान लिया कि कोई आपका एक्स वाई प्लेन में कोई एफ फोर्स से कुछ आपका खींच रहा है, एफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में कोई एफ फोर्स लगा रहा है, तो वहां पे आपका मान लीजिए वो थीटा एंगल पे है, तो उसके जो कंपोनेंट होंगे, एक्स वाई कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, उसमें कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, और जानते हैं ये जो एफ साइन थीटा जो आपका आया है वो इसके डी ए के बराबर, जो आपका बीसी है, बीसी जो है वो डीए के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला सिरा, क्योंकि ये आपका एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है,
तो जो स्क्वायर सॉरी आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, तो जो साइड ये होगा वही साइड ये भी होगा, मतलब यहाँ की डीसी की भी वैल्यू क्या होगी, एफ कॉस थीटा होगी। और उसी तरीके से जो जो इसकी वैल्यू होगी बीसी की, वही वैल्यू किसकी होगी, एडी की भी होगी। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे जो दोनों कंपोनेंट आपका एक्स वाई कंपोनेंट आपसे पूछा गया था, किसी वेक्टर का अगर एक्स वाई कंपोनेंट आपसे पूछ दिया जाए तो आप डायरेक्टली इससे बता सकते हैं कि क्या कंपोनेंट होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे कैसे हमने कंपोनेंट निकाला है, हमने क्या किया, कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी और जो हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, ये आपका हमने मान लीजिए अगर ये आपका थीटा एंगल यहाँ पे रहता, क्या थीटा एंगल अगर ऊपर के साइड रहता तो आप क्या कर सकते थे, अगर ये थीटा एंगल ऊपर के साइड रहता तो ये वैल्यू आप डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए, क्योंकि ये जो थीटा जिस साइड होगा उस साइड आपका हमेशा क्या आएगा, मान लीजिए ये भी है तो भी कॉस थीटा आएगा, और उसके परपेंडिकुलर उसके परपेंडिकुलर में भी कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा आएगा। मतलब अगर जहां पे एंगल दिया है वहां पे हमेशा कॉस वाला आएगा, और जहां पे एंगल नहीं है उसके परपेंडिकुलर आपका साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल याद कर लीजिए। किसी दो वेक्टर का आपसे कंपोनेंट पूछ दिया जाए तो आप इस तरीके से बता पाए। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इससे। देखिए क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि कोई कोई आपका कोई वस्तु है जिसको आपको 10 न्यूटन फोर्स से आपके 10 न्यूटन फोर्स से ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में ये 10 न्यूटन के फोर्स से आपका ये खींचा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला इसके कंपोनेंट अगर आपसे पूछ दें, एक्स एंड वाई कंपोनेंट आपसे पूछ दिया जाए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए यहाँ पे, तो यहाँ पे पी क्यू आर एस, तो आपसे पूछ दिया जाए कि पी क्यू, क्योंकि इतना ही जो है आपका कंपोनेंट बताएगा, तो पी क्यू की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एंगल आपका मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है, तो पी क्यू मान लीजिए एंगल की वैल्यू आपको नहीं दी गई है, यहाँ पे एंगल की वैल्यू अगर 90 डिग्री या कुछ भी दे दे तो आपका ये आपका वहां पे आप एंगल की भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे PQ की वैल्यू जो होगी वो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि क्या होगी, 10 न्यूटन कॉस थीटा, न्यूटन सॉरी, यहाँ पे 10 आपका मैग्नीट्यूड दिया गया है और कॉस थीटा उसी तरीके से हम लोग लिख देंगे। अगर हमको एंगल भी पता रहता है 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी पता रहता तो यहाँ पे एंगल की भी वैल्यू हम लोग रख सकते थे। वहीं पे आपसे पीएस पूछा जाए तो आप डायरेक्टली रख सकते हैं 10 साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी कंपोनेंट को किसी वेक्टर के कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसीलिए मैंने, क्योंकि आप अपने सिलेबस में भी देखेंगे कंपोनेंट फॉर्म इन 2D एंड 3D, तो ये आपका कंपोनेंट किसके लिए था, 2D के लिए था। ठीक है, 3D के लिए भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि 3D के लिए जो कंपोनेंट है वो आपका किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे और बात करते हैं अपने यूनिट वेक्टर के बारे में। आई होप कि ये आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग अब हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर का एक्सपेंडेड फॉर्म। यूनिट वेक्टर का एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे। यूनिट वेक्टर को आपको आपका एकांक सदिश बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। ठीक है,
तो देखिए मैंने पहले क्लास में कितनी हिंदी आपको बताई है, वो हर जगह यूज हो रहा है। तो आपको एक लय बन जाएगा कि जो भी शब्द मैं बोलूंगा उसका हिंदी आपको पता ही रहेगा, तो आप आराम से सारी चीजों को इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पहले 2 क्लास आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने बहुत सारी चीजों का हिंदी और इंग्लिश चीजें आपको दोनों बताई हैं। ठीक है, चलिए अब यूनिट वेक्टर को पहले एक बार फिर से रिमाइंड कर सकते हैं। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिट वेक्टर का। तो ये चीज आप याद रखें कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो केवल 1 होता है। ठीक है, फिजिक्स में एक ऐसा वेक्टर भी है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, केवल 1 है। दूसरा, ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। और इसका यूज किस लिए करते हैं हम लोग, मैंने आपको जब सेकेंड लेक्चर में टाइप्स ऑफ वेक्टर बता रहा था तो ये सारी चीजें मैंने आपको वहां पे बताया है। तीसरा जो आपका क्या है कि ये आपका डायरेक्शन के लिए यूज ओनली फॉर, uses only for showing direction of vector, showing direction of vector, किसी वेक्टर के दिशा को दिखाने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ऑफ वेक्टर का यूज करते हैं। मतलब इस वेक्टर का केवल यूज क्या है, किसी डायरेक्शन को दिखाने के लिए है। ठीक है, अब देखिए आपको अगर आपको समझना है कि किसी वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने मान लिया कि कोई वेक्टर, आपका कोई वेक्टर इस तरीके से, ये आपका मान लीजिए कोई वेक्टर इस तरीके से दिया गया है, मान लीजिए ए वेक्टर है, ए वेक्टर इस तरीके से दिया गया है। तो इसका यूनिट वेक्टर मान लीजिए हमने मान लिया कि यहां से लेके यहां तक इतना भाग हमने अगर कट कर लिया तो ये आपके इसके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए कैप से, ए कैप से। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पहले क्लास में दूसरे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आपका कैसे रिप्रेजेंट हुआ कि आपका किसी वेक्टर के डायरेक्ट यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड इतना भाग हमने कट कर लिया तो वही आपका यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड वहां पे 1 है और वो केवल इस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी के डायरेक्शन में मान लीजिए लिया गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए हमको, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसी वेक्टर का किसी 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 वेक्टर को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल परिमाण और दिशा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए इस वेक्टर में परिमाण आपका मॉड ऑफ ए दिया गया है। ठीक है, मतलब परिमाण हमारा मान लीजिए कोई वैल्यू आपकी 4 5 6 7 आपका कोई वैल्यू दिया गया है, उसके साथ हमको क्या चाहिए, एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि अगर हम उसका मल्टीप्लाई कर दें तो वो डायरेक्शन को भी दिखाए और इसके मैग्नीट्यूड को चेंज भी ना करे। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं, हमको किसी वेक्टर को स्टार्टिंग से हमको किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमको परिमाण चाहिए और दिशा चाहिए, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए किसी वेक्टर का परिमाण हमको पता है, किसी वेक्टर का परिमाण हमको पता है, तो इस वेक्टर का दिशा हम लोग कैसे दिखाएंगे, हम लोग को ऐसी क्वांटिटी लेनी है कि जिससे कि ये आपका परिमाण भी ना चेंज हो और इस वेक्टर का दिशा भी आपका दिख जाए। ठीक है, तो वो वेक्टर आपका क्या होता है, ए कैप अगर यहाँ पे हम लोग यूज कर देते हैं
तो यहाँ पे ए कैप अगर हम लोग यूज कर देते हैं तो ये आपका, इसकी मैग्नीट्यूड तो 1 होती है, इसके मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि यहाँ पे 5 दिया गया है ये परिमाण, और उसके साथ अगर हम लोग यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई, यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो आपका इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज ही नहीं हुआ, इसका मैग्नीट्यूड तो आपका यहाँ पे चेंज ही नहीं हुआ, और यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी आपका दिख गया। ठीक है, तो ये इसलिए आपका यूनिट वेक्टर का इतना बड़ा यूज है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का मैंने आपको पिछले क्लास में फार्मूला भी बताया था, ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, या हम इसी फॉर्मूले को डायरेक्टली रख भी देते हैं तो भी आप देखेंगे कि इस यूनिट वेक्टर के रखने से हमारे इसके परिमाण में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। देखिए ए कैप की फार्मूला क्या है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, और मॉड ऑफ ए वेक्टर से ए वेक्टर कट जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, ए वेक्टर जो इसके बराबर है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण और दिशा चाहिए। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर आपका परिमाण दिया हुआ है, हमको उसमें कोई ऐसा वेक्टर मल्टीप्लाई करना है कि उसका परिमाण भी ना बदले और उसका दिशा भी दिख जाए, तो उस वेक्टर वैसा वेक्टर हमारा कौन सा होता है, यूनिट वेक्टर होता है। इसीलिए हम लोग किसी वेक्टर को अगर मान लीजिए, तो इसका हमको एक फार्मूला हमको यहां से मिल गया कि अगर ए वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप लिख सकते हैं। एक फार्मूला हमको यहां से मिल गया। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कोई वेक्टर, आइए एग्जांपल लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल मान लीजिए कि कोई वेक्टर आपका है, कोई वेक्टर डी है, इसका मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया गया है, मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है कितना, 5 दिया गया है। ठीक है, तो अगर हमको अगर इसको रिप्रेजेंट करना है इसी डी वेक्टर को कि ये आपका क्या है, एक वेक्टर है, एक वेक्टर को, क्योंकि अगर हमको बस मैग्नीट्यूड पता रहेगा तो हम तो नहीं कह सकते कि ये वेक्टर है, हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस आपको उसके साथ दिशा भी चाहिए। तो यहाँ पे डी वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 5 दिया गया है और उसके साथ हम लोग ए कैप लगा देंगे। ठीक है, ये चीज अभी और क्लियर होगी जब मैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इसी के बाद जब मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं, कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मान लीजिए कि 5-6 वैल्यू हमको पता है, कोई वैल्यू मान लीजिए कि हमको 7 पता है, अगर इसको वेक्टर बनाना है तो इसमें हम लोग ए कैप का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं आपको। यहाँ पे मैंने बहुत ही क्लियरली तरीके से बताया है कि यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग कैसे वेक्टर्स में करते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी कि यूनिट वेक्टर को मैंने आपसे बताया था कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बड़ा यूज है इस वेक्टर वाले चैप्टर में, तो इसलिए मैंने बताया था क्योंकि ये इतना बड़ा इसका काम होता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि यूनिट वेक्टर का आपका यूज कैसे किया जाता है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर यही आपका क्या होता है, अगर हम लोग वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में स्टडी करते हैं तो यहाँ पे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है। मतलब इसका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कौन कौन से होते हैं, आई कैप होते हैं,
और जे कैप होते हैं और के कैप होते हैं। तो तीनों पे देखेंगे आप कैप लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्स वाई जेड, जब भी हम क्या जाते हैं कार्टेशियन में जाते हैं तो हमारे पास कितने टर्म आते हैं, एक्स एक्सिस आता है, वाई एक्सिस आता है और जेड एक्सिस आता है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं बना दूं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आपका मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि एक्स एक्स एक्सिस जो है उसका जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग मान लीजिए इतना भाग आपका यूनिट वेक्टर को दिखा रहा है तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्योंकि अगर कोई भी चीज है दुनिया में, कोई भी चीज है, जैसे मैं मान लू मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के कॉम्बिनेशन में ही रहूंगा। ठीक है, कोई भी इस 3D डायग्राम से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आप किसी कोने को देखेंगे, किसी रूम के कोने को देखेंगे तो आपको 3 लाइन दिखेंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इस तरीके से आप किसी रूम के कोने को देखेंगे तो आपको 3 लाइन दिखेगी। उसी मतलब कि अगर हम लोग कहीं पे भी अगर खड़े हैं या कोई भी चीज आपके कहीं पे भी है तो वो 3 डायरेक्शन में हो सकती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, या आपके एक्स वाई जेड एक्सिस के कॉम्बिनेशन में हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है, मतलब एक नामकरण कर दिया गया कि अगर एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को लेना है या किसी वेक्टर को दिखाना है एक्स एक्सिस पे तो वहां पे हम लोग आई कैप का यूज करेंगे। वाई एक्सिस पे अगर हमको किसी वेक्टर को दिखाना है तो यूनिट वेक्टर को दिखाना है तो हम लोग जे कैप का यूज करेंगे और इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। और उसी तरीके से जेड एक्सिस पे कोई भी वेक्टर होगा और उसका उसका उस पे हम लोग यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे, के कैप लेंगे और उसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या है, यूनिट आई वेक्टर, जे आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है इन प्लस एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। क्या है आपका यूनिट वेक्टर है, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर आप से पूछा जाए कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन में क्या होगा यूनिट वेक्टर, तो इसी जगह यहाँ पे बस माइनस आई लगा दिया जाएगा। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं, ये आपका जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है इन आपका पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपसे के कैप पूछा जाए तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इन आई कैप, जे कैप और के कैप, तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी वेक्टर अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में दिया गया है या उसके कॉम्बिनेशन में दिया गया है तो उसके यूनिट वेक्टर को, उसके दिशा को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर आपको रहना चाहिए कि आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होता है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर आपका कोई वेक्टर आपका सी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है, मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, आपको इसका मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड कैसे मॉड, हम लोग मॉड के अंदर बंद कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो सी वेक्टर का जो मॉड है मान लीजिए 10 है और आपसे पूछा गया कि इसका किस डायरेक्शन में, प्लस जेड डायरेक्शन में।
तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ये आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है कि कोई वेक्टर सी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड 10 है, किस डायरेक्शन में, प्लस जेड डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी वेक्टर बराबर 10 और जेड डायरेक्शन पे हम लोग यूनिट वेक्टर कौन सा यूज करते हैं, के कैप यूज करते हैं। ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं, वही चीज है, सेम चीज मैंने एग्जांपल लेके आपको बताया है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, मान लीजिए कोई वेक्टर सी है, उसका मैग्नीट्यूड आपसे 5 दे दिया गया है, मैग्नीट्यूड 5 दे दिया गया है, किस डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में। तो आप डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि जो सी वेक्टर है वो आपका क्या हो जाएगा, वो 5i कैप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। वही आपसे एक क्वेश्चन और पूछे, कोई वेक्टर सी वेक्टर है, वो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 सॉरी यहाँ पे 2 ले लीजिए, 2 दिया गया है, किस डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पे कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, तो सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, -2i कैप, ठीक है। तो -i कैप का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी कि इस वजह से हमारे कार्टेशियन फॉर्म की जरूरत पड़ी। अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर इस तरीके से है, कोई वेक्टर सी है, वो आपका पहले उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 10 है इन प्लस एक्स डायरेक्शन में, और 20 है इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। सॉरी, निगेटिव एक्स मत लीजिए, यहाँ पे निगेटिव वाई डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कोई वेक्टर सी है, उसका मैग्नीट्यूड 10 है, प्लस एक्स डायरेक्शन में 10 मैग्नीट्यूड है, और माइनस वाई डायरेक्शन में 20 है। तो यहां से आप सी वेक्टर जो है वो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, सी वेक्टर आप किस तरीके से 10 एक्स प्लस एक्स डायरेक्शन में आई कैप हम लोग यूनिट वेक्टर ऐड कर देंगे, और फिर आपका 20 है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो निगेटिव लग जाएगा 20 जे कैप, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप यूनिट वेक्टर का यूज देख रहे हैं, किस तरीके से इसका यूज एक्सपेंड होते जा रहा है, एक्सपेंड होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका एक नया टर्म, यही जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी वेक्टर को हम लोग अगर आई जे के कैप के रूप में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वही आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द वेक्टर को, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर को, ठीक है। कार्टेशियन का सीधा सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि एक्स वाई जेड की जहां पे भी बात आती है उसको हम लोग कार्टेशियन के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि वेक्टर कितना, यूनिट वेक्टर का कितना बड़ा यूज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पहले हमने यूनिट वेक्टर के बारे में जाना, कि फिर यूनिट वेक्टर को हमने क्या किया, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के रूप में पढ़ा, एक्स वाई जेड के रूप में। फिर उसके बाद क्वेश्चन को मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला आपको पता चलेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर आपका है, कोई ए वेक्टर आपका दिया गया है, ए वेक्टर आपका क्या दिया गया है, ए आपका क्या है, यहाँ पे बी आई कैप प्लस सी जे कैप, इस तरीके से आपका, इस तरीके से कोई वेक्टर दिया गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको हम लोग को क्या, इसका रिजल्टेंट बताना है। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है इसका डिफरेंट होता है। रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर का अगर हमको मॉड निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को बताएगा।
अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो अगर हमको मैग्नीट्यूड बताना हो, अगर हमको रिजल्टेंट बताना मैग्नीट्यूड उसका बताना हो किसी वेक्टर के, मान लीजिए कोई क्वेश्चन 10 आई कैप प्लस 20 आपका जे कैप इस तरीके से दिया गया है, अगर इसका मैग्नीट्यूड बताना है तो बस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो आपका क्या हो जाएगा 200, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, आपका 20 टू जा 400, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 420 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो आपका 620 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या निकलेगा, जो फॉर्मूला मेन फॉर्मूला आपका क्या निकलेगा इससे रिलेटेड, कि ए वेक्टर है इसका अगर रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड आपको बताना है, मॉड ऑफ ए वेक्टर बताना है, तो क्या करेंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर कर देंगे तो यही हमारा मॉड ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि ये आपका क्या होगा। ठीक है, और अगर आपसे कोई, अब देखिए मैं पूरे चीज को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, पहले मैं कंपोनेंट से स्टार्ट किया था। अगर आपसे कोई ए का कंपोनेंट पूछ दे, ए का कंपोनेंट और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे ए है और यहाँ पे थीटा एंगल दिया गया है, तो अगर a का x कंपोनेंट पूछ दे तो यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे a cos थीटा, जिधर एंगल रहेगा उधर आपका cos यूज होगा, और आपसे पूछ दे कि ए वाई क्या होगा, a sin थीटा, आप डायरेक्टली बता दीजिए। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, और अगर हमको 2 वेक्टर दिए गए हों, अगर उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। किस तरीके से, मॉड ऑफ ए वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर और प्लस ए वाई का स्क्वायर, मतलब एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर कर देंगे तो वही हमारा क्या बताएगा, उसके रिजल्टेंट को बताएगा। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ए एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, वहां से ए कॉस थीटा आ रही है, और यहाँ पे ए वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मॉड ऑफ ए जो निकला वो आपका किसी वेक्टर का जो ए निकलेगा, जो आपका मैग्नीट्यूड निकलेगा, वो आपका कैसे निकलेगा, अगर हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर कर देते हैं तो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रूव करके भी बता दिया है इस वाले फॉर्मूले को। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर का एक्सपेंडेड हो गया। वहीं पे आपको अगर आपसे पूछ दे कि 3D में क्या होगा, सिमिलरली इन 3D में पूछ दे आपसे, सिमिलरली इन 3D में अगर आपसे पूछ दे, क्योंकि ये मैंने 2D के लिए फॉर्मूला आपको बताया है, अगर आपसे 3D में फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था। ठीक है, तो ये वाला आपका फॉर्मूला अगर आपसे 3D में पूछ दे कि किसी वेक्टर का मॉड कैसे निकलेगा या आप किसी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो ए वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर 2D में पूछ दे तो ए वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, अगर एक्स वाई दिया गया है तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा, और यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे मैं ए एक्स हटा देता हूं ना, तो आपको और ज्यादा क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे 3D में वही चीज बात करें तो 3D में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर कर देंगे तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यूनिट वेक्टर आई जे के ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में अगर कोई कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर दिया गया है उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर देंगे तो यहां से आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग वेक्टर को किस फॉर्म में देख रहे थे, हम लोग किसी वेक्टर को नॉर्मल एक फॉर्म में देख रहे थे, लेकिन अब हम लोग वेक्टर को किस फॉर्म में देख रहे हैं, 2D में देख रहे हैं, 3D में देख रहे हैं, तो हमारा अलग फॉर्मूला जनरेट होते जा रहा है। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी आज के लेक्चर में। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब ये सब चीजें मैं पहले ही क्यों क्लियर करवा दे रहा हूं, मैं चाहता तो सब्सट्रैक्शन के बाद मैं आपको डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी चीजें आपको बता देता वेक्टर का, लेकिन हमको पता है कि जब भी आप आगे जाएंगे तो वहां पे इन सभी चीजों का यूज होगा, तो वहां पे मुझे आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि ये आई जे के क्या है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने इस लेक्चर को ये कुछ बेसिक चीज भी बताया और आपको साथ ही साथ सब्सट्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन यहाँ पे वेक्टर का खत्म होता है और यूनिट वेक्टर भी आपका खत्म हो गया और आपका कंपोनेंट फॉर्म इन 2D कैसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं 2D वेक्टर को, उसको भी मैंने बता दिया और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, किसी अगर कार्टेशियन फॉर्म में कोई वेक्टर दिया गया है उसका मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे होगा, ये सारी चीजें आज के क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं वो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ ही रही होंगी क्योंकि मैं इतने अच्छे तरीके से आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दो इंपॉर्टेंट आपके वेक्टर्स होते हैं। उसके बाद हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।